हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स चैप्टर नंबर 14, जहां पे हम चीजें पढ़ रहे थे स्पेशली न्यू ड्रग्स के बारे में, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के बातें कर रहे थे और उनके अप्रूवल को लेकर बातें कर रहे थे। तो आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था क्लिनिकल ट्रायल्स और फिर ड्रग का अप्रूवल के लिए कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं। यहां पर हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट यानी कि पूरा डिटेल में देखेंगे, शुरुआत कहां से होती है और एंड तक कहां तक जाते हैं, और न्यू ड्रग्स को लेकर के और क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के कुछ रूल्स हैं जो कि 2019 में आए थे, पहले भी थे, उनको रिप्लेस कर दिया इन नए रूल्स ने। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये लाइव क्लास वाले हैं। जैसे कि रेगुलर में यूट्यूब पे वीडियो पहले डालता था, किसी वजह से बीच में नहीं डाल पाया और ये वीडियो बीच में मिस हो गए थे। तो जो लाइव क्लासेस मैं रेगुलर लेता हूं अपने ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, माइंड नर्चर के ही नाम से हमारी एप्लीकेशन है, यहां पर लाइव क्लास भी चलती हैं और साथ साथ में आपको लेक्चर नोट्स की पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक है, डाउट्स रहते हैं बच्चों के और एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट वगैरह, वो सब आपको यहां पे मिल जाता है। एक कंप्लीट प्रिपरेशन रहती है ऐप के अंदर, ठीक है ना। और फिलहाल जो यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं हर लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और कोर्स, जी हाँ, कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए है। बच्चे कई बार कहते हैं सर बस 1100 रुपए, तो हाँ 1100 रुपए है सिर्फ, ठीक है ना, और पूरे साल के लिए रहता है। अच्छा, सेकंड ईयर वाले कोर्स में एक बेनिफिट और है, आपको फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस मिलता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में किसी की बैक लगी या कोई और दिक्कत है तो पूरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर का भी इसमें कवर होता है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम की कवरिंग है तो फर्स्ट ईयर भी साथ में रहता है। तो किसी बच्चे की बैक वगैरह लगी हुई है तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बाद बाकी पढ़िए कहां से कहीं से भी, रिविजन करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में अगर हम कुछ बेसिक बातें करें तो क्या बोल रहा है न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि एनडीडी। क्या मतलब है इसका? रेफर्स टू द कंप्लीट प्रोसेस। यहां पर ये कंप्लीट प्रोसेस की बात करता है ऑफ डिस्कवरिंग। प्रोसेस में क्या है, शुरुआत कहां से होती है? खोज से। हम अपना एक नया मॉलिक्यूल खोजेंगे, उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, कोई ग्रुप हटाते हैं, जोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको, उस नए फार्मास्यूटिकल को जो ड्रग है मार्केट में लेके आते हैं फॉर प्रिवेंशन, वही बीमारियों की रोकथाम के लिए, डायग्नोस करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए। दिस इज द न्यू ड्रग डेवलपमेंट। खोज से लेकर के मार्केट तक लेकर के आने की जो प्रोसेस है वो न्यू ड्रग डेवलपमेंट कहलाता है। डेफिनेशन अगर आती है तो इतना लिख करके इसके कुछ 5-6 बेसिक से पॉइंट है वो आप लिख देंगे। यानी कि सबसे पहला जो स्टेज आएगा इसमें ड्रग की डिस्कवरी होगी, जहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केमिकल एंटाइटीज, जो न्यू केमिकल्स हैं उनको पहले ढूंढा जाता है, और बायोलॉजिक्स या कोई भी नया बायोलॉजिक्स जो बॉडी के अंदर काम करेगा उसको ढूंढा जाता है, ठीक है। कैसे ढूंढा जाएगा? थ्रू रिसर्च। रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च कई तरीके के होते हैं, जैसे कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मान लो किसी बीमारी को रोकने के लिए पर्टिकुलर किसी एंजाइम या प्रोटीन के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा ड्रग एक्ट करे, तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन। क्या हम ऐसे ढूंढेंगे कि ये ड्रग उस प्रोटीन पे एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? मान लो 500 केमिकल्स हमने नए ढूंढे जो एक्ट कर रही थी, फिर उसको हम लीड कंपाउंड की स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि उस 500 में से सबसे बेस्ट कंपाउंड को ढूंढते हैं। आगे प्रोसेस आएगी उसमें समझेंगे। देन मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन, फिर उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप वगैरह में चेंजेस होते हैं जिससे कि उसकी सेफ्टी इंक्रीज हो और साइड इफेक्ट कम हो जाए। फिर आता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, यानी कि जो हम लेबोरेटरीज में और एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है, इंसानों पर टेस्ट करने से पहले पढ़ चुके हैं ये, उसको प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। टू एसेस क्यों करते हैं? सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, ठीक है, इन चीजों को स्टडी करने के लिए प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं। फिर हम आ जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को, जो लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग होती है, अलग अलग फेज होते हैं, फेज 1 to 4। अगेन यहाँ पर हम लोग, मेन काम होता है सेफ्टी और डोजेज, कितनी अमाउंट रखनी है, किस रूप में रखना है, टैबलेट में, कैप्सूल में, या किस रूप में रखना है वो, और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है इंसानों को, उसको चेक करते हैं। देन रेगुलेटरी सबमिशन होता है, यानी कि जो भी प्री क्लिनिकल के बाद क्या होता है, एक्चुअली प्री क्लिनिकल के बाद क्या होता है, आईएनडी होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग
एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि अब हम क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, और जब क्लिनिकल ट्रायल हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तब न्यू ड्रग एप्लीकेशन भरी जाती है। लास्ट लेक्चर में ये सब सीखा है हमने। और किसको दी जाती है एप्लीकेशन? अगर इंडिया में हो तो CDSC को, ये याद रखना है, और अमेरिका वगैरह में या कहीं और हो तो उसके हिसाब से वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको सबमिट की जाती है। देन अप्रूवल एंड मार्केटिंग, ये अथॉरिटी अप्रूव कर देती है। वंस अप्रूव्ड द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड, एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट के लिए उतार दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी कि स्टेज 4 चलती रहती है जब तक ड्रग मार्केट में, उसका सर्विलेंस चलता रहता है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग डेवलपमेंट। यार डेफिनेशन के हिसाब से है ये, अभी इसकी डिटेलिंग अभी नेक्स्ट जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से करेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ डेफिनेशन के हिसाब से। न्यू ड्रग डेवलपमेंट कुछ नहीं है, आज का जो टॉपिक है काफी इजी रहने वाला है क्योंकि पुराना ही वाला सारा कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लेन न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, देखते हैं इसको। ड्रग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। हम लोग ड्रग डेवलपमेंट को 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्कवरी, यानी कि हमने उसको खोजा। प्री क्लिनिकल स्टडीज जो जानवरों के ऊपर तक लैब और एनिमल्स पे टेस्टिंग रहती है। देन क्लिनिकल, यानी कि जो हम इंसानों पे करेंगे, ठीक है, क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड मार्केट अप्रूवल। फाइनली मार्केट अप्रूव करके हम उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। द इमेज बिलो प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, ये इमेज है, ये ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है, हमको पता है इसके बारे में, ज्यादा हमको यहाँ पे करना नहीं है कुछ। स्टेज 1, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टेज 1 कितने समय, ये एक टाइम आपको यहाँ पे याद रखना रहेगा। डिस्कवरी एंड टारगेट आइडेंटिफिकेशन, स्टेज 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और टारगेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। गोल क्या है, टू आइडेंटिफाई अ प्रोमिसिंग मतलब जो हमारे काम में आ जाए, एक लीड कंपाउंड, जो कंपाउंड हम ढूंढेंगे हमारे काम में आएगा उसको लीड कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड ढूंढते हैं। मतलब जब हम लोग खोज कर रहे होते हैं तो 100, 500, 1000 कंपाउंड छांट लेते हैं, फिर उसमें से जो एक कंपाउंड निकलता है इसीलिए उसको लीड कंपाउंड कहा जाता है कि सबसे आगे और सबसे अच्छा कंपाउंड ये रहा। दैट एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक डिजीज टारगेट, क्योंकि हमारे स्पेसिफिक डिजीज टारगेट पे काम करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, रिसर्चर्स जो होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं बायोलॉजिकल टारगेट, जैसे कि कोई प्रोटीन है या जीन्स है या एंजाइम है, ठीक है, जिसके ऊपर की वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्ट करेगा और हमारी बीमारी ठीक होगी। तो ये चीज चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूल उस पर जाकर के एक्ट कर रहा है। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ड्रग को स्क्रीन करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। हमको जब ये पता चल गया कि इस वाले पे टारगेट करने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर हम स्क्रीन करना स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को भेजते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लैब के अंदर हमारा एंजाइम या जीन्स या प्रोटीन रखते हैं, उस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं क्या वो मॉलिक्यूल उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जैसा जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। देन लीड ऑप्टिमाइजेशन, केमिस्ट मॉडिफाई द मोस्ट प्रोमिसिंग हिट, जितने भी मॉलिक्यूल उससे उस रिसेप्टर या प्रोटीन पे जाके अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर वो कई बार क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, ताकि रिजल्ट और अच्छा आए, ठीक है। जो हिट प्रोमिसिंग हिट कंपाउंड्स टू इंप्रूव देयर एफिकेसी, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स ने इनके साथ इंटरेक्ट किया होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े केमिकल चेंजेस लेके आते हैं और देखते हैं क्या बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ओके। जिससे कि अच्छा मॉडिफाई करने से फायदा क्या होता है, उसकी एफिकेसी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द बेस्ट वन बिकम्स द लीड कंपाउंड, उन हजारों सैकड़ों में से जो एक कंपाउंड सबसे अच्छा काम करता है वो हमारा लीड कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी होती है। देन प्री क्लिनिकल रिसर्च 1 to 3 ईयर का होता है, ये 1 से 3 साल चलता है। इसका गोल क्या है, डाटा इकट्ठा करना ऑन द लीड कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमारा लीड कंपाउंड है उसके ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। किस टाइप का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि कितना सेफ है, ठीक है, बायोलॉजिकली कितना एक्टिव है, कितना जाके हमारे सेल्स टिश्यूज पे जाके एक्ट करेगा बिफोर ह्यूमन टेस्टिंग, कि हम लोग जब इंसानों के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं तो ये चीज हम पहले चेक कर लेते हैं कितना सेफ है, और हमारी बॉडी में जाके कितना, लैब में इस चीज को ट्रायल कर लेते हैं कि बॉडी में जाके किस तरीके से ऑलमोस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन वाइट्रो स्टडी करते हैं। इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि टेस्ट ट्यूब में, और इन वाइवो करते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। साइंटिस्ट परफॉर्म लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडीज, जिससे कि फाइनली जो हमारा कंपाउंड निकल के आया है उसकी सेफ्टी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बॉडी में जाकर के वो कैसे कैसे काम करेगा, कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग
रिजल्ट के जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, प्री क्लिनिकल रिसर्च, जो कि 1 से 3 साल तक चलता है ये सारा काम, जहां पे हम इन वाइट्रो और इन वाइवो स्टडी करते हैं। मेनली ड्रग्स का हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा क्या टॉक्सिक इफेक्ट ये पैदा कर सकता है ड्रग। ठीक है, डिटरमाइन करते हैं सेफ स्टार्टिंग डोज, कितना मिनिमम डोज दिया जाएगा कि वो इंसानों के ऊपर सेफ रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग प्री क्लिनिकल रिसर्च में अपना ढूंढ लेते हैं। और जब हम देखते हैं कि सारे टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए हैं, सारा रिजल्ट सही आ रहा है, ड्रग सही काम कर रहा है, उसके बाद ये बेटा आपका एमसीक्यू रहेगा कि प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद जो फॉर्म भरा जाता है, एप्लीकेशन भरी जाती है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है IND एप्लीकेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो होती है, ये एप्लीकेशन इसलिए होती है कि आप अथॉरिटी के आगे अपना सारा डाटा रखते हैं और कहते हैं कि हमने सारा टेस्ट कर लिया, अब हम इंसानों पे टेस्ट करना चाह रहे हैं। द ड्रग स्पॉन्सर्स, जो ड्रग के स्पॉन्सर होते हैं, कंपाइल्स ऑल प्री क्लिनिकल डाटा। कंपाइल मतलब सारा कंपाइल करते हैं, फाइल अप करते हैं, बाइंड करते हैं और सारा डाटा इकट्ठा करके IND सबमिट कर देते हैं अथॉरिटी के पास। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद लगा देते हैं सारा डाटा टू द रेगुलेटरी एजेंसीज, जो भी जिस कंट्री की है, जैसे US FDA के पास। दिस एप्लीकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है, कैन बिगन। अगर आपको ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करना है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स करना है, तो IND एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होनी चाहिए। ऐसा आपका MCQ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 to 3 हम पढ़ चुके हैं। देन रेगुलेटरी रिव्यू होता है, 102 साल चलता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, रेगुलेटरी रिव्यू जो होता है। एंड देन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये 3 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो सेम ही रहेगा यहाँ पर। तो मेन थीम निकाल के लिख देनी है, पूरा डिटेल में करना है, थोड़ा डिटेल आएगा। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आपको फिर थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, कर लोगे तो 2 चीजें, केवल 2 स्टेज 1 स्टेज 2 अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ओके, चलें आगे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। जो हमारी हेडिंग है कि जो नए ड्रग की खोज हो रही है और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसको लेकर के कुछ रूल्स 2019 में आए हैं और उसी को लेकर के हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। तो आओ देखें क्या मतलब। पहले कोई रूल्स थोड़े से कुछ सख्त थे, कुछ गड़बड़ थे, वो हटा करके इम्प्रूव किया गया है सब कुछ, समझते हैं। द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, जिसको हम NDCT रूल भी कहते हैं, रिप्लेस्ड द प्रीवियस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसने क्या किया, जो पहले वाला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बदल दिया, यानी कि इससे पहले जो रूल्स थे उनको बदल दिया है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो पहले रूल थे, न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए जो रूल थे और एथिक्स कमेटी के लिए जो रूल थे, उसको चेंज करके अब ये वाले रूल फॉलो हो रहे हैं। नाउ दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है? CDSCO ने किया है। MCQ है आपका ये। अच्छा, ये बनाती है, ऑब्वियसली बात है, जो लागू करेगी वो क्या होती है? मिनिस्ट्री होती है। नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफाई कर दिया गया कि भाई अब से ये लागू है, आप लोग देख लें जो लोग रिसर्च कर रहे हैं। नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये जो रूल है किसके अंडर आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, रूल्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत डिटेल में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। ये जो रूल है काफी डिटेल में है, जो कि हमको बताता है कि आपको अगर नए ड्रग का अप्रूवल लेना है तो क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या करना है, एथिक्स कमेटी बनाने के लिए क्या करना है, बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च करनी है इंडिया के अंदर तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है मेन? कि एक्सेलरेट द अप्रूवल प्रोसेस। पहले क्या होता है, फाइल दे दी अप्रूवल करने के लिए, वो पड़ी हुई है सालों साल, ठीक है, अब अटके पड़े हैं कहीं पैसे, मतलब वही करप्शन वगैरह रहता था करके, तो अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट किया गया है न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, और फाइल कहाँ है, किसके पास है, कुछ पता नहीं चलता था। अब चीजें ऑनलाइन होती है, ट्रांसपेरेंसी है, कितना पेमेंट लग रहा है, किस फाइल के लिए लगता है, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड ब्रिंग क्लैरिटी टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और क्या क्या चीजें चाहिए, सब कुछ अब ऑनलाइन चीजें हैं तो स्पष्ट है सारी चीजें, उसमें कोई चीज छुपी नहीं है। पहले क्या होता था, फाइल लेके आया, उसने कहा ये कागज कम है, ये कागज कम है, अरे कहाँ लिखा है, कौन सा कागज कम है, पता ही नहीं होता था। ठीक है, स्ट्रेंथन पेशेंट प्रोटेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आई है।
पेशेंट जो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जाते हैं अपनी इच्छा से, अपने मतलब उसके रिजल्ट जो दवाइयों की टेस्टिंग के लिए, उनका प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया गया है। कई बार हादसे हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए वो सब पढ़ेंगे यहाँ पर। एंड द रोल ऑफ एथिक्स कमिटी, हर रिसर्च के लिए सबसे पहले एक एथिक्स कमिटी बनती है जो कि उस रिसर्च की क्या करती है, निगरानी करती है। अट्रैक्ट मोर ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, ये रूल कुछ ऐसे आ गए हैं कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं इंडिया में। कैसे? क्योंकि अलाइनिंग इट्स रेगुलेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जो इसने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च है वो भी अपनी इंडिया में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, आ रहा है। इसके कुछ मुख्य फीचर्स यानी कि मेन फीचर्स देख लें क्या है। सबसे पहला चीज और सबसे अच्छी चीज है सिंप्लीफाइड एंड फास्टर अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस को फास्टर कर दिया गया, मतलब डीम्ड अप्रूवल, मतलब अप्रूवल मान लिया जाएगा अगर इफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO डज नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन दी है और वो 30 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है जो ड्रग इंडिया में डेवलप हो रही है, या 90 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं करती है जो ड्रग आउटसाइड डेवलप हो रही है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूव्ड, वो ऑटोमेटिक अप्रूव्ड मान ली जाएगी। मतलब ये नहीं कि अब सालों साल फाइल को लटका नहीं सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज हुई। वेवर मतलब छूट मिलती है किसी चीजों में, कौन सी चीजें हैं? वेवर ऑफ लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर कोई ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मार्केटेड है, कुछ कंट्रीज के अंदर पहले से मार्केटेड है, हमारी कंट्री में नहीं है, उसके लिए आप रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, कंट्रीज जैसे कि US, UK, EU, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, अब आपको अपनी कंट्री में उन दवाई को लेकर कि हमारे लोगों पे कैसा असर होगा, ऐसा क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, वो वेव कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंडियन पॉपुलेशन, अगर वहां की और यहाँ की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिन फैक्टर्स पे दवाई क्या कहते हैं, दवाई का जो इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है, तो फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, इनकी रिसर्च के बेस पे ही अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। देन इनहैंस्ड पेशेंट सेफ्टी एंड एथिकल स्टैंडर्ड, तो पेशेंट की सेफ्टी बढ़ाने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि एथिकल कह सकते हैं इंसानियत, ठीक है, कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी अपने फायदे के लिए बेवजह के फालतू के रिसर्च कर रही है और इंसानों की मौत हो रही है, तो इसके लिए एथिक्स कमेटी बनती है जो कि ओवरसाइट, निगरानी रखती है। एथिक्स कमेटी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द CDSCO, यानी कि अगर आपको रिसर्च करनी है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, तो सबसे पहले एक एथिकल कमेटी बनाओगे और उसको CDSCO के साथ क्या करोगे, रजिस्टर करवाओगे और बताओगे ये कमेटी निगरानी रखेगी। बिना कमेटी बनाए आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। इस कमेटी के अंदर CDSCO का भी एक मेंबर रहता है जिसको ये भेजती है। ओके, एथिक्स कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग, ये रिव्यू करती रहती है जो रिसर्च चल रही है, सामने देखती रहती है अपना, और अप्रूव क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स की क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करोगे क्लिनिकल ट्रायल करते हुए, उसको रिव्यू करती है और अप्रूव करती है। कोई चीज लगती है गलत है तो मना कर देती है, ठीक है। इंश्योर करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड पेशेंट सेफ्टी, ये सुनिश्चित करती है कि सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एथिकल हों और पेशेंट की जो सेफ्टी है वो अटमोस्ट हो, मतलब प्राइमरी हो। द एथिक्स कमेटी, अब ऐसा कैसे होगा कि पेशेंट की सेफ्टी एकदम प्राइमरी रहे। इस कमेटी के अंदर ना 7 लोग होते हैं, फ्रॉम मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक एरिया, हर जगह से इंसान मतलब एक मेंबर चुना जाता है, ठीक है। एक हो गया ले पर्सन जो वही का लोकल का कंपनी का है, वो एक वुमेन मेंबर है, लीगल एक्सपर्ट होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर है जैसा कोई मतलब नहीं है, सोशल साइंटिस्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी एजेंसी NGO से होगा, एक फिलोसफर होगा, फिलोसफी के हिसाब से चीजों को देखता है, एक थियोलॉजियन होगा, थियोलॉजियन होता है जो नहीं धार्मिक के हिसाब से चीजों को लेके चलते हैं थोड़ा सा, और एक एथिस्ट होता है। तो ये सब लोग ऑब्वियसली बात है, इतने सारे लोग होंगे और प्रॉपर एथिक्स की बात करेंगे तो कुछ भी अनएथिकल चीज नहीं होगी। ओके, तीसरा है इनहैंस्ड पेशेंट सेफ्टी कंपनसेशन। देखो यहां पर है कि पेशेंट की सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो पेशेंट सेफ रहेगा। यहां पर है पेशेंट की सेफ्टी कंपनसेशन।
अगर ट्रायल हो रहा है और किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाती है तो उस पेशेंट को बकायदा कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ भी दे देगी, उसके लिए रूल है, ठीक है। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ, अगर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान डेथ या इंजरी हो जाती है तो कंपनसेशन दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई ड्रग आती है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि इसका इलाज नहीं होता है, तो कई बार कुछ रिच लोग भी होते हैं, यानी कि अच्छा खासा कमा रहे, कोई इंसान जो महीने का लाखों कमाता है, नौकरी कर रहा है, अब वो अपने आप को क्लिनिकल ट्रायल में डाल रहा है क्योंकि उसके बाद बीमारी ऐसी है शायद वो कहीं और ठीक नहीं हो रही है। तो यानी कि यहाँ इसके अंदर रूल्स है ना, रूल्स यहाँ पे लेके नहीं आ रहा, हर बहुत तरीके के रूल हैं। तो उसकी इनकम के हिसाब से उसके परिवार पर जो असर पड़ेगा वो सब कुछ कंपनी को उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अ फॉर्मूला इज प्रोवाइडेड, फॉर्मूला बना हुआ है बकायदा टू कैलकुलेट कंपनसेशन, कि किस हिसाब से आप कंपनसेशन देंगे बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स एज, जो पार्टिसिपेंट है उसकी एज के हिसाब से, उसकी इनकम कितनी है, कितना कमाता है, एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी, और उसको कितनी इंजरी हुई है। मान लो पैरालाइज ही हो गया है, एक बंदा था महीने के 5 लाख कमाता था, वो पैरालाइज हो गया, अब कमा ही नहीं पा रहा, तो आपको उसी हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों है? अब भाई जो पेशेंट है वो कोई भी हो सकता है ना, एक गरीब आदमी भी हो सकता है, एक अमीर आदमी भी हो सकता है, तो भाई उसी हिसाब से उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हो तो पेशेंट क्यों आएगा वहां पर? उसको भी तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए ना कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि आप उससे कंसेंट लेंगे। कैसा कंसेंट? मैंडेटरी, ये एकदम कंपलसरी है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक कंसेंट लेंगे, ठीक है, जिसके के अंदर क्या क्या होता है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी होती है और पेपर, मतलब बाकायदा वो बोलता है, रिकॉर्ड करता है कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर आ रहा हूँ और अगर मेरे को कुछ हो रहा है तो जो रूल्स है उसके हिसाब से मेरे को कंपनसेशन मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास कोई दबाव नहीं है। ये सब बाकायदा इन्फॉर्म कंसेंट उसका लिया जाता है। रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, क्लिनिकल ट्रायल मस्ट अडॉप्ट रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनको रिस्क के हिसाब से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्यों? अगर किसी के अंदर, यानी कि किसी ट्रायल के अंदर रिस्क ज्यादा है तो मॉनिटरिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। रिस्क मतलब साइड इफेक्ट होने की संभावना ज्यादा है तो मॉनिटरिंग ज्यादा होनी चाहिए, और नॉर्मल साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं तो मॉनिटरिंग ओके होगी। तो मॉनिटरिंग जो है वो रिस्क बेस्ड होनी चाहिए ताकि पेशेंट को हार्म ना हो, ठीक है। चौथा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, मतलब सबके सामने उजागर करेंगे और उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पहला है पब्लिक डिस्क्लोजर, आप कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, जो रिजल्ट आ रहा है, एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, वो सब के सब पब्लिकली डिस्क्लोज करोगे अपनी वेबसाइट पे, हमने ऐसा रिसर्च किया, उसका ये रिजल्ट आया। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो समय समय पर आती रहेंगी, ऑडिट करती रहेंगी और इंस्पेक्शन करती रहेंगी क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की और एथिक कमेटी की कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक। ये सारे रूल्स के अंदर आ गया। स्पेशल प्रोविजन, कुछ खास प्रावधान लाए गए हैं। एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, तो टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि उसको कमर्शियल नहीं करना, उसको अपनी रिसर्च करनी है प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे प्रोसेस काफी सिंपल कर दी गई क्लिनिकल ट्रायल के लिए। कंडक्टेड बाय एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, जब कमर्शियल पर्पस नहीं है तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए वहां पर काफी मतलब जो है सख्त रूल्स नहीं है। इसी तरीके से बहुत से साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो अपना सेल्फ रिसर्च करते हैं खुद से ही, वो किसी कंपनी से जुड़े नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल, जो खुद से अपना इनिशिएट करता है। प्रोविजंस टू सपोर्ट ट्रायल्स इनिशिएटेड बाय रिसर्चर्स, कोई रिसर्चर्स है, कोई साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, वो खुद से रिसर्च करना चाहता है, तो उनके लिए भी क्या किया गया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जिससे कि क्योंकि अगर पूरा कंपनी की तरीके से करेंगे तो कमेटी बैठाई जाती है, सब देखा हमने ऊपर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो उनके लिए कुछ चीजों में ढिलाई की गई है, ठीक है। अब वो डिटेल में अलग चीजें हैं, तो इनके लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। आगे आते हैं रेगुलेटरी कमेटी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रेगुलेटरी कमेटी कौन होगी और डिसीजन कौन लेगा? CDSCO एंड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ये देखरेख करेगी और अप्रूव करेगी प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल्स। न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस को ये लोग देखेंगे, देखरेख में रहेंगे इनकी, और उसी को ये लोग अप्रूवल देते हैं। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी एंड द टेक्निकल कमेटी, ये दो कमेटी है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड रिकमेंडिंग अप्रूवल्स, ये रिव्यू करती हैं और रिकमेंड करती हैं अप्रूवल को बेस्ड ऑन
साइंटिफिक डाटा सारा आता है इनके पास, उसके आधार पर ये डिसीजन लेती हैं और फिर अप्रूव करती हैं इसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच, अब कह दिया गया है रूल में कि रिस्क कैसा है क्लिनिकल ट्रायल में, उसके हिसाब से आप अपना अप्रोच रखेंगे। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स आर कैटेगराइज्ड, आपको अपना क्लिनिकल ट्रायल को कैटेगराइज करना है कि भाई किस टाइप का है, रिस्क के आधार पर कि लो रिस्क है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हाई है। एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, और जो भी रूल रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से आपके ऊपर लगाए जाएंगे। आपको बताना होगा कि आपका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो किस कैटेगरी में आता है। रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन, वो कह रहा है कि अगर लो रिस्क ट्रायल है जैसे बायो अवेलेबिलिटी और ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी ही करनी है, ज्यादा कुछ काम है ही नहीं, तो वहां पे बहुत ही सिंप्लीफाई प्रोसेस कर दिया अप्रूवल की, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस नहीं है वहां के लिए। ठीक है ना, ये केस के लिए आ गया। बीसीए सिस्टम के तहत अगर हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं तो वहां पे ठीक है, अप्रूव कर देंगे फटाक से, ज्यादा तामझाम नहीं होगा। ऑर्फन ड्रग्स, याद आ रहा ऑर्फन ड्रग्स, फार्माकोलॉजी चैप्टर 1, वो दवाएं जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज के लिए बनाई जाती है, क्योंकि उसके पेशेंट ही पूरी दुनिया में 1500 या 10,000 होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बिकेंगी नहीं ज्यादा दवाइयां वो। तो कुछ एक खास प्रावधान रखे गए हैं फॉर अप्रूवल ऑफ ऑर्फन ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज। यहाँ पर क्या किया गया है, एप्लीकेशन फीस को माफ कर दिया जाता है या काफी कम कर दिया जाता है, तो काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि ऑर्फन ड्रग्स की रिसर्च में कोई भी बाधा ना आए। स्ट्रेंथन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मजबूत किया गया। कैसे, जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया है। सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल, एक पोर्टल सुगम नाम से वेबसाइट डाल दी गई है, उसी पे आपको अप्लाई करना है, सारा काम करना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, टाइमलाइन बेस्ड, यानी कि वही आ गया 30 दिन के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी, अदरवाइज नो रिस्पॉन्स है तो उसको अप्रूव मान लिया जाता है। एथिक्स कमेटी अप्रूवल मैंडेटरी बिफोर स्टार्टिंग ट्रायल, आपको ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले एथिक्स कमेटी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स 2019। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कॉल या मैसेज करके डाल देना, जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है। और बेटा एक चीज ध्यान रखो, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद पीवाई को तुरंत सॉल्व करो। ठीक है, अदरवाइज वो चीज दिमाग से निकल जाएगी कि चैप्टर क्या पढ़ा है और क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।